नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 1909 के भारत परिषद अधिनियम की, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से ज्यादा जाना जाता है। ये ब्रिटिश भारत के इतिहास का एक ऐसा कानून था जिसके कह सकते हैं दो चेहरे थे। एक तरफ तो ये सुधार जैसा दिखता था, तो दूसरी तरफ इसने विभाजन की नींव रख दी थी। और हाँ, बीपीएससी मेंस जैसे एग्जाम्स के लिहाज से तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके हर पहलू को, मतलब इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक, एक एक करके समझते हैं ताकि एक अच्छा जवाब तैयार हो सके। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये जो सुधार थे, क्या ये सच में भारतीयों को ज्यादा हिस्सेदारी, ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देने की एक ईमानदार कोशिश थी, या फिर ये अनजाने में उस रास्ते पर पहला कदम था जो आगे चलकर देश के बंटवारे तक गया? अब देखिए, सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है ना? पर इसका जवाब उतना ही पेचीदा है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके पॉजिटिव साइड से, मतलब उन चीजों से जो अच्छी हुई। इस कानून से जो सबसे पहला और बड़ा बदलाव दिखा वो था लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का विस्तार। देखिए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स की संख्या सीधे 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। मतलब ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, एक बहुत बड़ी छलांग थी। हाँ, ये बात सच है कि मेजॉरिटी अभी भी सरकारी सदस्यों की ही थी, लेकिन भारतीयों की संख्या में इतना बड़ा इजाफा ये अपने आप में एक बड़ा सिग्नल था। ये दिखा रहा था कि राष्ट्रवादियों की जो मांगे थीं उनका असर हो रहा था। और बात सिर्फ नंबर्स की नहीं थी, सदस्यों के अधिकार भी बढ़े। अब वो एनुअल बजट पर बहस कर सकते थे, पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दों पर रेजोल्यूशन ला सकते थे, और सबसे इंपॉर्टेंट, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते थे। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब था कि भारतीय नेताओं के हाथ में एक प्लेटफॉर्म आ गया था जहां वो सरकार की पॉलिसीज को चैलेंज कर सकते थे, उन पर सवाल उठा सकते थे। चलिए अब एक और बहुत बड़े बदलाव की तरफ बढ़ते हैं, और ये बदलाव कह सकते हैं सिंबॉलिक रूप से शायद पहले वाले से भी ज्यादा बड़ा था। इसने भारतीयों के लिए पार के सबसे ऊंचे गलियारों के दरवाजे खोल दिए थे। ये वाकई में एक हिस्टोरिकल मोमेंट था। देखिए, वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ना, वो उस वक्त भारत में पावर का असली सेंटर हुआ करती थी, और उसमें किसी भारतीय का शामिल होना मतलब उस दीवार को तोड़ने जैसा था जो अब तक भारतीयों को पॉलिसी मेकिंग के हाईएस्ट लेवल से दूर रखती आई थी। और ये इतिहास किसने रचा? ये थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिन्हें लॉ मेंबर के तौर पर अपॉइंट किया गया। ये एक नाम इस पॉलिसी चेंज को बस एक कागजी बात से निकालकर एक जीती जागती हकीकत बना देता है। इससे पता चलता है कि हाँ, जमीन पर कुछ तो बदल रहा था। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। इन सारे अच्छे सुधारों के बीच इस एक्ट में एक ऐसा प्रोविजन भी था जिसने इंडियन पॉलिटिक्स की पूरी दिशा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दी। और यहीं से इस कहानी का दूसरा और बहुत कंट्रोवर्शियल हिस्सा शुरू होता है। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स या पृथक निर्वाचक मंडल आखिर था क्या भला? देखिए, इसका मतलब बहुत सीधा सा था। चुनाव के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज को धर्म के आधार पर बांट देना। मतलब एक मुस्लिम वोटर सिर्फ एक मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट दे सकता था, बस। और 1909 के इस एक्ट ने इसी सिस्टम को लीगली वैलिड बना दिया। इसे अक्सर ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का एक क्लासिक एग्जाम्पल माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसने पॉलिटिकल आइडेंटिटी का फोकस नेशनल आइडेंटिटी से हटाकर सीधे सीधे धर्म पर ला दिया। और इसका असर बहुत गहरा हुआ, बहुत दूर तक गया। इस एक कदम ने पॉलिटिक्स में मजहबी बंटवारे को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, मतलब एक तरह से ऑफिशियल बना दिया। क्रिटिक्स का तो यह भी मानना है कि यहीं से कम्युनल पॉलिटिक्स को वो लीगल बैकिंग मिली, जिसके नतीजे आगे चल के बहुत बहुत खतरनाक साबित हुए। और इसी वजह से यह कहा जाने लगा, इस एक लाइन से लॉर्ड मिंटो की भूमिका एकदम साफ हो जाती है। इतिहास में उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए इस कॉन्ट्रोवर्शियल फैसले से जुड़ गया। तो अब तक की बात से ये तो साफ हो गया है कि 1909 के एक्ट की लेगेसी, जिसे हम विरासत कहते हैं, वो डबल एज्ड थी, एक दो धारी तलवार जैसी। एक तरफ इसने रिप्रेजेंटेशन के दरवाजे खोले, तो दूसरी तरफ बंटवारे की खाई को और गहरा कर दिया। चलिए एक क्विक समरी देखते हैं इसकी। तो देखिए, एक साइड पे क्या था? काउंसिल्स बड़ी हुई, भारतीयों को सवाल पूछने का हक मिला। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की अपॉइंटमेंट एक मील का पत्थर थी। ये सब थे रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने वाले कदम। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। सेपरेट इलेक्टोरेट्स ने सांप्रदायिकता को कानूनी बना दिया। इसने इंडियन पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया, और यह कहना गलत नहीं होगा कि आगे चलकर देश के बंटवारे में भी इसकी एक बड़ी भूमिका थी। और यह सब हमें वापस हमारे पहले सवाल पर ले आता है। तो क्या हम 1909 के रिफॉर्म्स को एक प्रोग्रेसिव स्टेप माने, एक ऐसा कदम जिसने भारतीयों को ज्यादा अधिकार दिए, या फिर इसे उस रास्ते का पहला पत्थर समझें जिसने आखिरकार देश को बांट दिया? इसका कोई सीधा सा जवाब नहीं है। शायद इसकी असली लेगेसी, इसका असली सच इसी कॉन्ट्रडिक्शन में, इसी विरोधाभास में छिपा हुआ है ना? सोचने वाली बात।